Hello everyone, my name is Varsha Yadav, Department of Electrical Engineering, Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Today I am going to deliver my lecture on transformer, their basics and types. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर और उसके बेसिक्स टाइप्स होते क्या हैं। विलियम स्टैनली जूनियर जी ने ट्रांसफार्मर को अल्टरनेटिंग करंट का हर्ट कहा है। एंड नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस ऑन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं स्लाइड में ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर के साथ में जो भी इक्विपमेंट यूज्ड होते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन में। आप ये देख सकते हैं जो पोल दिए हैं इनको हम ड्यूअल पोल बोलते हैं और सपोर्टर के ऊपर हम ट्रांसफार्मर रखते हैं। ये आप देख सकते हैं जब ट्रांसमिशन लाइन आपकी यूज होती है ट्रांसफार्मर के लिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू, तो इस तरह से आपका कनेक्शन होता है जब आप डुअल पोल पर ट्रांसफार्मर को रखते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ट्रांसफार्मर की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, कुछ हमारे अप्लायंसेस होते हैं जो कि वोल्टेज एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर डिजाइन होते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस के लेवल को कम और ज़्यादा करता है, यानी कि अप एंड डाउन करता है। ट्रांसफार्मर जब हम पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें एक मेन कंपोनेंट की तरह यूज होता है। ट्रांसमिशन लाइन में हमारा ट्रांसफार्मर यूज्ड होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जब हमारी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट पावर को किया जाता है तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। ये हम बोल सकते हैं 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन लेवल टू अनदर लेवल करता है, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप एंड डाउन करता है। यह हम बोल सकते हैं वोल्टेजेस को अप एंड डाउन करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। दिस स्लाइड शो सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि इस तरफ हमारा प्राइमरी करंट है और इस तरफ हमारा सेकेंडरी करंट है, यानी कि जब हम सर्किट में सप्लाई देते हैं तो वो हम प्राइमरी करंट या प्राइमरी वाइंडिंग को दिया जाता है, और जब हम लोड को देते हैं तो वो हम सेकेंडरी साइड से लेते हैं। ये सिस्टम हमें ये स्लाइड हमें शो करती है सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ एसी सिस्टम। आप देख सकते हैं इस तरह का जो हमारा इस तरफ जो हमारा है ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, एंड ये सिस्टम जो हमारा है ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। यानी कि जब हमारी पावर जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहाँ आपका जनरेटिंग स्टेशन यूज होता है, और जब हम अपनी जो हमारी जनरेट एनर्जी हुई है उसको ट्रांसमिट करते हैं तो वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आपके घर तक ये आपके घर तक पहुंचती है। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफार्मर, हम इस स्लाइड में जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर बना था तो वो कब बना था, किसने बनाया था। तो सबसे पहले 1885 में JVD एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिजाइन किया था ट्रांसफार्मर को, बट वह यूज्ड नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे विलियम स्टैनली जूनियर जी ने 1885 में एक और ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जिस पे उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल ज़्यादा किया, जिस वजह से उस पर हमें ये पता चला कि ये कब और कहाँ यूज्ड होगा। तो 1886 में फर्स्ट टाइम आपका विलियम स्टैनली द्वारा जो डिजाइन किया गया था उस ट्रांसफार्मर का यूज्ड हुआ। ये हमारे जो JVD फर्स्ट साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने डेवलप किया था। ये देख सकते हैं आप कुछ फ्लावर पॉट की तरह, बड़ा सा फ्लावर पॉट की तरह से था, इसलिए इसको यूज नहीं हुआ था और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल इस पर नहीं किया गया था।
तो इसमें बहुत सारी एरर हुई थी, बहुत सारे इसमें लॉसेस आए थे, इसलिए इसको नहीं उपयोग किया गया। ये जो विलियम स्टैनली जूनियर जी ने बनाया था, ये वह डिज़ाइन उन्होंने किया था, इस पर प्रैक्टिकल ज़्यादा उन्होंने किए थे, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का ज़्यादा यूज हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन लॉ पर यूज होता है या उस पर आपका वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? जब आप एक सिस्टम लेते हैं या आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को यूज करते हैं, तो उसमें प्राइमरी ट्रांसफार्मर को लेते हैं तो उसमें प्राइमरी करंट, या हम बोल सकते हैं कि जब हम सप्लाई सोर्स करते हैं प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट, लाइक इस तरह से जब आप ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो इस तरह से आपका यूज होता है। इसमें आप प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल यूज कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी साइड रहेगा, जिसे एसी सर्किट से एसी वोल्टेज सप्लाई दिया जाएगा, ये हमारा लोड रहेगा। इस तरह से इसको हम रफली तरीके से बना देंगे। ये हमारी प्राइमरी साइड कहलाएगी और ये हमारी सेकेंडरी साइड कहलाएगी। तो जब भी हम प्राइमरी कॉइल से सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो इसमें हमारा वोल्टेज जनरेट होगा। यह वोल्टेज जब हमारी प्राइमरी कॉइल में जाएगा तो ये कट करेगा, प्राइमरी कॉइल इसको कट करेगा, जिसकी वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड जो हमारा इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कोर के थ्रू हम सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसमिट कर देंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी जो हमारी वाइंडिंग है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं उसकी वजह से हमारा जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कट होगा, जिसकी वजह से एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा आपका सेकेंडरी साइड में। जैसे कि ये स्लाइड हमारी शो करती है कि जब हमारी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड जो है जिसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं, इनको जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इनमें एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि प्राइमरी कॉइल के थ्रू कट होता है। यह जो हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, यह कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा, जो कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लगे हैं उसकी वजह से कट होगा और जिसकी वजह से हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। यहाँ पे गैल्वोमीटर का यूज किया जाता है कि हमारी जो सेकेंडरी कॉइल में या नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा हुआ है उसमें कितने जनरेट हुए हैं, यहाँ से हम देख पाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे एक इक्वेशन जनरेट है VS इक्वल टू NS.d∅dt। यहाँ पे जो VS है वो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज कहलाएगा और NS सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या यूज करते हैं। तो फर्स्टली आप देखेंगे लैमिनेटेड कोर। जो लैमिनेटेड कोर होती है ये आपका, जब आप इसमें करंट इंड्यूस करते हैं, करंट हमारी क्लोज लूप में ही इंड्यूस्ड होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाते हैं या सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा क्लोज लूप होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एडी करंट, जब हमारी करंट उसमें फ्लो होगी, सप्लाई से हम कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो होगी तो उसमें हमारी एडी करंट जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके लॉसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन लॉसेस को डिक्रीज करने के लिए हमारी जो भी कोर होगी उनको हम लैमिनेटेड करेंगे। किस लिए? क्योंकि हमें एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना है। अब आप देखेंगे कि वाइंडिंग किससे बनती है। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो मेनली यूज्ड होती है या बनाई जाती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, जिस पर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन लेयर्स का इस पे कोटेड किया जाता है। अब आप देखेंगे टैंक, ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक भी यूज होते हैं।
टैंक आपके 2 टाइप से इसमें यूज होते हैं, एक कहलाता है आपका मेन टैंक और दूसरा आपका कहलाता है कंजर्वेटर टैंक। मेन टैंक जो होता है उसके सपोर्ट के लिए हम कंजर्वेटर टैंक को यूज करते हैं। कंजर्वेटर टैंक जब होता है इसका यूज तब किया जाता है जब मेन टैंक के अंदर जो हमारा ऑयल है, ऑयल जब हमारा हीट करेगा, जब हमारे पास ज़्यादा लोड आएगा, यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ से या ट्रांसमिशन पर्पज़ से ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, तो जब उस पर लोड पड़ता है, यानी कि हमारे पास कनेक्शन ज़्यादा आएंगे या हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे हमारा मेन टैंक में जो भी ऑयल है वो हीट होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑयल होता है वो बॉयल होने लगता है या उबलने लगता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होगी तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हमारा ऊपर की तरह खोलेगा एक तरह से। तो उसके लिए हमारा उसकी हेल्प के लिए, मतलब मेन टैंक की हेल्प के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजर्वेटर टैंक का। कंजर्वेटर टैंक को हम एक्सपांशन टैंक भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एडिक्वेट स्पेस, मतलब कि ज़्यादा स्पेस को ये आपका प्रोवाइड करता है। इसका जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, इसका जो शेप होता है वो क्यूबिकल और हमारा सिलेंड्रिक टाइप का भी हो सकता है। अब आप देखेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्यों ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है? यह प्रोवाइड करा जाता है सिंथेटिक ऑयल के थ्रू, और ये किस किस के बीच में होता है? आपका कोर और टैंक के बीच में आपका यूज होता है। मतलब आइसोलेशन जो दिया जाता है वो टैंक और कोर के बीच में दिया जाता है सिंथेटिक ऑयल के थ्रू। अब आप देखेंगे ब्रीदर। ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है? तो ब्रीदर का यूज तब किया जाता है जब आपका टेम्परेचर, जो कि ट्रांसफार्मर के आपका ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी हमारा ऑयल है उसका जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यानी कि जब वो ज़्यादा हीट करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा कि ऑयल जो होगा एक्सपेंड होगा, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा हमारा एयर, यानी कि हमारी जो एयर है, ऑयल से जो एयर निकल रही है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांसफार्मर फुली लोडेड हो जाएगा। एयर को मॉइस्चराइजर, जो भी एयर है या मॉइस्चराइजिंग है ऑयल से हमें निकालने के लिए वहाँ पे ब्रीदर का यूज किया जाता है। अब आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो हमने पढ़ा है इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इस स्लाइड में हमारा जो भी है, जितने पार्ट किए जाते हैं यूज, ट्रांसफार्मर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। ये आपका इस तरह का ये हमारा क्या है? मेन टैंक है। ये मेन टैंक है जिसे ट्रांसफार्मर टैंक भी कहा जाता है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। अभी जैसे मैंने डिस्कस किए थे 2 टैंक, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर टैंक है एंड ये कंजर्वेटर टैंक है। इनके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगी हुई है, कूलिंग ट्यूब्स बोल सकते हैं जिन्हें हम। ये हमारा एक टेम्परेचर गेज होता है जहाँ पे हमें मेजर पता चलता है हमारा टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है ऑयल का। यहाँ पे हमारी बकोल्ज रिले है। बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर का मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। बकोल्ज रिले का यूज इसलिए होता है जब आपको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो आपकी बकोल्ज रिले करती है। और सबसे ज़्यादा जो लास्ट मतलब प्रोटेक्ट करना होता है जब बकोल्ज रिले भी फेल हो जाए, इसके बाद जो हम यूज करते हैं वो एक्सप्लोजन बैंड होता है। ये लास्ट हमारा पास एक प्रोटेक्ट करने के लिए है ट्रांसफार्मर को। ब्रीदर का जैसे मैंने अभी बताया, ब्रीदर का यूज होता है मॉइस्चराइजिंग या एयर को एब्जॉर्ब करना। और इसके नीचे एक होता है, एक कटोरी टाइप का एक बना होता है, इसके अंदर ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। कटोरी जो होती है एक तरह से जो भी हमारा ऑयल रहता है, इसके अंदर जो हमारे धूल कण, अब मॉइस्चराइजिंग तो ब्रीदर ने एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन जो भी हमारे धूल कण रह जाते हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू हमारे क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुशिंग या टर्मिनल, और यहाँ भी आप देख सकते हैं प्राइमरी टर्मिनल या बुशिंग। इसके थ्रू हम जब भी ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ से कनेक्शन दिया जाता है। ये प्राइमरी के लिए यूज हो जाएगा और ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए यूज हो जाएगा। ये आप देखेंगे जो हमारा मेन टैंक है, इसके अंदर हमारा एक सर्किट डला हुआ है, या हम बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर इसके अंदर रखा गया हुआ है पूरे। ये आपका हो गया टैंक, इसके अंदर एक आपका कोर डाली गई है। ये आपका क्या है? प्राइमरी साइड है, और ये आपकी सेकेंडरी साइड है। कूलिंग टिप्स का यूज इसलिए करते हैं जब हमारा लोडेड ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा पड़ता है, उसको हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कूलिंग दिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका एक्सपेंशन बल्ब यूज होगा। इस सब के बचाने के लिए हमें
कूलिंग का यूज किया जाता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक आउटलेट। देखिए जब हमारा इसके अंदर ये ऑयल भरा हुआ है, येलो कलर का जो है ये ऑयल है, ऑयल को आप कहाँ से डालेंगे, या आप डालेंगे कंजर्वेटर टैंक के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर आपको ऑयल करना है इनलेट, तो वो आपका होगा इसके थ्रू, कंजर्वेटर टैंक के थ्रू। और जब आपको निकालना है, जब ऑयल ज़्यादा हो गई, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, उसको आपको निकालना है, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे टैंक आउटलेट को। अब आप आगे देखेंगे ये ट्रांसफार्मर ऑयल, देखिए मैंने इसको बताया ट्रांसफार्मर ऑयल। अब आप अगले, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी कई टाइप से होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे फेज के थ्रू। तो फेज के अकॉर्डिंग हमारा जो रहता है वो सिंगल फेज और 3 फेज यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। अब आप देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर किस तरह से यूज होता है या कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें हमारे 2 तरह का आपका सर्किट रहता है, जिसको हम प्राइमरी, यहाँ आप बोल सकते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको आप सेकेंडरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, जिससे लोड हमारा कनेक्ट होता है। जब आप प्राइमरी करंट को या सप्लाई को आप प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक करंट प्रोड्यूस होगी, जो कि आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से कट होगी, और इसकी वजह से हमारी कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक कॉमन मैग्नेटिक कोर होता है, और 2 वाइंडिंग्स और मोर वाइंडिंग्स भी हो सकती हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर। अब आप देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी क्या होती है, जो लिम्स होते हैं वो अलग अलग रहती हैं, यानी कि जो हमारी वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो बाउंड होंगी वो अलग अलग लिम्ब पे होती हैं। एक आपका इस तरह से होगी लिम्ब, एक आपकी ये लिम्ब हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी सी हो गई। इस तरह से आपकी इस 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो 1 फेज और 3 फेज, यानी कि सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर का दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग रहता है। अब आप देखेंगे बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर कैसे अलग अलग है। एज पर कोर के अकॉर्डिंग हमारा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब आप देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर हमारा 2 टाइप से लिम्स होते हैं, 2 हमारे लिम्ब होंगे, और इसके अंदर जो हमारी बाइंडिंग होंगी वो दोनों लिम्ब पर अलग अलग बाउंड की जाएंगी। अब आप देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये आप देख सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम, जो कि आपका दिखाया गया है। इसमें 2 अलग अलग लिम्ब हैं, एक ये लिम्ब है, एक ये दूसरी लिम्ब है। तो इसमें जो प्राइमरी टर्न होते हैं वो एक दूसरी लिम्ब पे बाउंड होंगे, और जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो अदर लिम्ब पर बाउंड होते हैं। अब आप देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिम्स होती हैं एंड 2 बाइंडिंग्स होती हैं, जो कि हमारी क्या होती है, दोनों बाइंडिंग बाउंड होंगी अलग अलग एक सेंट्रल लिम्ब में, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 लिम्स है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे जो हमारी बाइंडिंग बाउंड हुई है सेकेंडरी और प्राइमरी यानी सेकेंडरी, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग वो एक सेंट्रल लिम्ब पे बाउंड हुई है, दोनों ही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ है। अब आप देखेंगे स्पाइरल कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है या इस तरह की जो कोर होती है वो एकदम व्हील की तरह डिजाइन की जाती है, और इसी व्हील की जो स्पोक्स होते हैं उसी पर हमारा जो बाइंडिंग होगी वो बाउंड्स होगी, और इसका हम डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इस तरह से ये हमारी स्पोक टाइप से है, व्हील टाइप से दिया गया है। इसके ऊपर ही हम माउंट करेंगे या बाउंड करेंगे वाइंडिंग्स को। नेक्स्ट आप देखिए बेसिस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग के तौर पर हमारा ट्रांसफार्मर वो जो है वो कितने टाइप से या कैसे डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये देखिए इस ट्रांसफार्मर में, इसके नाम से ही समझ में आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टेप अप वोल्टेज होगा। प्राइमरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, वो आपके क्या रहेंगे,
अलग रहेंगे और सेकेंडरी साइड के अलग रहेंगे। यानी कि स्टेप अप हमारा जो वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है, इसको हमें आगे स्टेप अप करके देना है। मतलब यानी कि यदि हम जो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो कम रहेंगे, जो हमारे एनपी रहेंगे वो कम रहेंगे, और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेजेस होगा या जो भी हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो आपके ज़्यादा रहेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10 एम्पियर की करंट प्रोवाइड हुई है और 10 वोल्टेज 100 वोल्टेज का सप्लाई वोल्टेज दिया है। बट हमारी जो सेकेंडरी साइड में हमें मिला है, यहाँ पे 5 टर्न्स यूज हुए हैं, यहाँ पे 20 टर्न्स यूज हुए हैं। अब हम देखेंगे स्टेप अप हमारा, चूँकि यहाँ ट्रांसफार्मर है तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 100 वोल्टेज को ट्रांसमिट कर दिया या स्टेप अप कर दिया किसमें, 400 वोल्टेज में, एंड हमारी करंट क्या हो गई है, कम हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे आप NP लेस देन NS, यानी कि जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमें समझ में आता है कि जो हमारा सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा कंपेयर टू द प्राइमरी वाइंडिंग। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी साइड ये हमारा है और ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 10 टर्न्स है, यहाँ पे हमारी 50 टर्न्स है, यानी कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है, तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारा कैसे डिसाइड होता है, NP ग्रेटर देन NS, एक हमारा वोल्टेज रेशियो कहलाता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो जो होता है आपका, वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ट्रांसमिशन रेशियो, ये हमारी EMF इक्वेशन से आता है। यहाँ पे हमारा जो यूज होता है वो होता है E2 अपॉन में E1, यानी कि जो हमारा फ्लेक्स जनरेट हुआ था सेकेंडरी में और 1 में, इनका रेशियो, और यहाँ पे V2 अपॉन में V1। एक्चुअली में यहाँ पे पहले आएगा आपका यहाँ पे आपका जो आएगा ट्रांसमिशन रेशियो वो आएगा आपका V2 अपॉन में V1 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 इक्वल टू E2 अपॉन में E1 इक्वल टू I1 अपॉन में I2। हमारा सेकेंडरी साइड में जब हमारी करंट होती है, जैसे यहाँ पे 2 एम्पियर दिए, यहाँ बढ़ गई है 10 एम्पियर, ये किस पे डिसाइड करेगा, आपका वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो पे, क्योंकि यहाँ पे यदि हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है तो हमारी जो करंट होगी वो प्राइमरी साइड की होगी, यानी कि यदि हमारा वोल्टेज ज़्यादा है सेकेंडरी साइड में तो हमारी करंट क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख लिया, यानी कि हमारी प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और हमें डाउन करना है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम रहेगा। अब आप देखेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, यानी कि 1:1 में रहेंगे। यहाँ पे 1:1 में रहेंगे, यानी कि NP इक्वल टू NS हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है, जो भी हमारे वोल्टेज स्पाइक्स हैं उनको रिड्यूस किया जाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करके, यानी कि यहाँ पे जो हमारी AC सप्लाई रहेगी इसके थ्रू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी नंबर टर्न्स इक्वल रहेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एज पर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का यूज क्यों किया जाता है, मैं सबसे पहले इसके बारे में बता दूं। हमारा जब ट्रांसफार्मर हीट करने लगता है या ओवरलोड हो जाता है, उसको बचाने के लिए कि ये जल ना जाए, बर्न ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उनको बचाने के लिए हम उसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो कि आपका अकॉर्डिंग है सेल्फ कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, ये आपकी कूलिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग में क्या किया जाता है कि इसके अंदर सबसे मेन बात इसके अंदर जो होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये होता है स्मॉल और मीडियम साइज्ड ट्रांसफार्मर लाइन में। और इसके अंदर जो होता है हमारी जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जब चेंज होता है उसके अंदर हीट जनरेट होती है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बाइंडिंग में रेडिएशन, बाइंडिंग के अंदर क्या हो जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। उन सबको बचाने के लिए हमें एक बाइंडिंग के जो हमारी बाइंडिंग रहती हैं उनके पास में हमें एक रेडिएटेड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है बाइंडिंग के आसपास।
अब आप नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे एयर ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम। एयर ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम से हमें नाम से ही पता समझ में आता है कि हमें इसमें क्या करना है, एयर का ब्लास्ट करना है, यानी कि हमें एयर को इंड्यूस्ड करना है कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर के अंदर, जो कि कहाँ पे यूज होगा, ये 25,000 वोल्टेज के पास में यूज होगा, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज किया जाता है। अब आप देखेंगे इसमें, ये इसका डायग्राम है, ये आपका ऑयल इमर्स्ड सेल्फ कूल्ड ट्रांसफार्मर है जो कि इससे पहले पढ़ा था। इसके बाद आपका एयर ब्लास्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये कूलिंग ट्यूब से, इसमें आप देख सकते हैं ये कूलिंग ट्यूब से, और ये आपका ट्रांसफार्मर बॉडी है। तो इसके अंदर आपको जो ये ट्रांसफार्मर बॉडी है, इसके बगल से ही मैंने बताया था कि इसके आसपास का सरफेस पे हम कूलिंग या रेडिएटर कूलिंग सिस्टम को इसके पास में ही अरेंज करेंगे या इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर है टेम्परेचर है उसको बाहर निकाला जा सके, हीट को बाहर निकाला जा सकती। ये हमारा एयर ब्लास्ट सिस्टम है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन लगे होते हैं इसके अंदर, फैन के थ्रू हम कोर को क्या करेंगे, जो हमारी ज़्यादा हीट कर रही है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उस कोर को हम एयर के थ्रू, फैंस के थ्रू एयर को प्रोवाइड करेंगे कि ये कूल हो जाए। अब आप देखिए ऑयल फील्ड वाटर कूल्ड। अब इससे आपको नाम से समझ में आता है कि इसमें वाटर का कुछ लेना देना है, मतलब इसमें वाटर से हमें कूलिंग देना है। तो इसमें आपको यूज जो किया जाता है, ये बहुत ही वाटर है, क्योंकि वाटर तो इतना महंगा होता नहीं है, तो आपका क्या होता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब ये बहुत ही सस्ता या अच्छा पड़ता है कूलिंग सिस्टम के लिए। और इसका यूज जो होता है वो मेन टैंक के पास में यूज किया जाता है। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वाटर इनलेट हो रहा है और ये वाटर आउटलेट हो रहा है। ये आप फोर्सली दे रहे हैं किसको, वाटर को हीट एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ पे देखिए। और ये आपका क्या है, वूसिंग्स लगी हुई है, मतलब ट्रांसफार्मर बॉडी है, इसके अंदर आपने क्या दिया है, ऑयल पंप के थ्रू आपने वाटर प्रोवाइड कर दिया है। फिर आपका क्या हो जाएगा, वाटर इनलेट होगा, आउटलेट होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और आपका जो ट्रांसफार्मर है जो कि डैमेज होने वाला था, या उसके अंदर जो भी कोर थी जो गर्म हो चुकी थी टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, वो सब क्या हो जाएंगी, कूलिंग हो जाएगी, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर थोड़ा सा सेफली यूज हो जाएगा और सेफली वर्क करेगा। अब आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन, इसका जो ट्रांसफार्मर है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे मेन बात, आपका जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो ट्रांसमिटिंग लाइन में यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ट्रांसमिटिंग लाइन में। अच्छा, ट्रांसमिटिंग जो लाइन होती है वो भी आपके 3 टाइप से होती है, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो आपका ट्रांसफार्मर जो यूज है वो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंस के तौर पर। अब आप देख सकते हैं इसका ट्रांसफार्मर सेवरल सेकेंडरी यूज होता है। इसमें आपका जो सेकेंडरी टर्म्स पे कहाँ पे यूज हो सकता है, एक आपका टेलीविजन सिस्टम में हो सकता है, दूसरा आपका रेडियो रिसीवर में यूज हो सकता है। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग हमें रिक्वायरमेंट होती है, वोल्टेज के लेवल का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, और इसको हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर हमारा ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ में यूज होता है और ये अपडेट भी होते जा रहा है। अब आप देखेंगे ट्रांसमिशन लॉसेस, ट्रांसफार्मर के अंदर भी लॉसेस होते हैं। लॉसेस भी कई टाइप से होते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका एक रहता है आयरन लॉस, जो कि हमारी कोर की वजह से यूज होता है, कोर की वजह से इंड्यूस्ड होता है। कोर हो गया आपका, कोर पैरामीटर्स के थ्रू। दूसरा होता है आपका कॉपर, जो कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस के तौर पे की वजह से हमारा यूज होता है। आयरन लॉसेस जो है वो आयरन लॉसेस को ही हम कोर लॉसेस बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। ये ओपन सर्किट में रहता है I²RC, सी से मतलब है कोर का रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर लॉसेस, यहाँ पे कॉपर पावर बोल सकते हैं, या जो कॉपर लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस, तो वो हमारे किसकी वजह से, रेजिस्टेंस के वजह से होता है। जब हमारा सर्किट जो रहेगा वो क्लोज सर्किट रहेगा, उसमें हमारी जो रेजिस्टेंस लगा रहेगा R1 R2, इसके अंदर जो हमारी करंट प्रोड्यूस होगी, उन सब का आप I1² R1 से आप यदि कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस जो होंगे वो जनरेट हो जाएंगे। और भी तरह से हमारे लॉसेस होते हैं, जैसे स्ट्रे लॉसेस होता है आपका, स्ट्रे लॉसेस भी होता है, हिस्टरेसिस लॉसेस भी होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी क्या होती है, तो इफिशिएंसी भी आपका हर एक पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशिएंसी देखिए, यदि आपके ट्रांसफार्मर जहाँ लगा हुआ है, यदि आपका वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हमारी जो इफिशिएंसी होगी वो कम होगी, और यदि हमारे लॉसेस कम होते हैं तो हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट में कि हमारी जो ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी, इसका एक फार्मूला होता है, जो कि आपका मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में भी यूज किया जाता है।
मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये एन नहीं है, ये एफिशिएंसी है, जैसे आप बना सकते हैं। इफिशिएंसी को एन तरह से, ये आपका पी आउटपुट होता है, जो भी हमारी आउटपुट में यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी पावर हमें मिली हुई है, और पी इनपुट इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो हमारी पी इनपुट होती है, मतलब इनपुट पावर जो होती है, वो कहाँ से कैसे हो जाती है, यदि हम आउटपुट पावर को जोड़ देंगे और जो भी हमारे लॉसेस रहेंगे उनको यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारी पी इनपुट का या हम बोल सकते हैं पी इनपुट की जगह हम पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि अदर टाइप के भी लॉसेस होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। कॉपर कोर लॉसेस हमने पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया, आयरन पढ़ लिया, हिस्टेरेसिस लॉस भी होते हैं और एडी करंट लॉसेस भी होते हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग नहीं होती, इसमें एक ही वाइंडिंग से हम प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग को बना सकते हैं। अब आप ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज आप स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में स्टार्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका यूज जो होता है, मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका एक तरह से जब आपके बन के आ जाता है, आपके पास एक यूज होता है, जब आप कहीं भी लैब में यूज करते हैं तो इस तरह का आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ये जो चीज़ हमारी है, इससे हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा वोल्टेज अलग अलग जगह पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, मतलब आप 0 से कहाँ 30, 40, 25 ऐसे करके आपका चलता जाएगा, 30 चला जाएगा, फिर आपका यहाँ पे चला जाएगा आपका 60, अलग अलग वोल्टेज लेवल होता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी वर्क करता है, आप देख सकते हैं इसमें। और आपने लैब वगैरह में भी ये यूज होता है, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर इस तरह का मिलेगा। अब मैंने बताया था कि सर्किट डायग्राम के थ्रू आपका जो इसमें एक ही बाइंडिंग यूज होती है, आप देख सकते हैं ये एक ही सिंगल बाइंडिंग है, इसी से हम प्राइमरी बाइंडिंग बना सकते हैं और इसी से हम सेकेंडरी बाइंडिंग बना सकते हैं, यानी कि ये क्या कहलाएगी, कॉमन बाइंडिंग कहलाएगी। इसमें जब आप सप्लाई देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे एक कॉमन बाइंडिंग हो गई है ये पूरी हमारी। यहाँ पे हम टेपिंग करते सकते हैं, जब हमें सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग बनाना होता है तो हम यहाँ पे टेपिंग कर सकते हैं। सिंगल कोर सीरीज बाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पे आपकी सेकेंडरी टेपिंग पॉइंट हो जाएगा। इसकी वजह से आपका ये कहलाएगा प्राइमरी बाइंडिंग, ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। इस तरह से आपको आगे आपकी सेकेंडरी करंट मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में एडवांटेजेस क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहले ये लेस कॉस्टली होता है, मतलब इसके ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, ये बेटर रेगुलेशन अच्छा करता है, मैंने बताया ना इसको रेगुलेटर की तरह भी यूज किया जाता है, तो इसका जो रेगुलेशन होता है ये अच्छी तरह से ये कर सकता है। दूसरा, आप समझ सकते हैं कि इसमें जो बाइंडिंग होती है एक ही बाइंडिंग होती है, मतलब इसका खर्चा भी बच जाता है और आपका सेम रेटिंग रहेगी। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या होते हैं, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो डिसएडवांटेजेस है, इसमें हम इंसुलेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, आइसोलेशन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हम आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, चूँकि एक ही कॉमन हमारी वाइंडिंग यूज होती है। सेकेंडरी आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी इंसुलेटेड सिस्टम या इंसुलेटेड वाइंडिंग यूज नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो लॉसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें भी। और ये क्या होता है, ये कुछ प्लेसेस में ही जहाँ पे हमें वेरिएशंस जो होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, जब वोल्टेज का वेरिएशन कम होता है हम वहाँ पे यूज करते हैं किसको, ऑटो ट्रांसफार्मर को। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एप्लीकेशंस जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि इसका यूज किया जाता है मोस्टली आपका स्टार्टर के रूप में, किसमें, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 60%, 50 to 60% आपका कहाँ पे स्टार्टर के तौर पे यूज किया जाता है। सेकेंडरी आपका जो इसका एडवांटेजेस है वो आपका क्या है, स्मॉल बूस्ट जहाँ पे रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन केबल के थ्रू। और इसका जो चेंजिंग होती है स्पीड को हम कर सकते हैं, फैंस चेंजिंग स्पीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।